नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कोरोना काल में सरकारी खजाना भरना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना की काली छाया सरकार के खजाने पर पड़ी है और इन 3 महीनों में सरकार की आमदनी 55% तक कम हुई है। मुखिया ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें प्रदेश की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है। अर्थव्यवस्था को लेकर हर कोई दुखी है। कोरोना महामारी अब तक 13,711 करोड़ की चपत लगा चुकी है। तंगहाली के बीच बाजार में मांग भी घटी है और अभी भी कोरोना संकट पूरी तरह से टला नहीं, या कहीं कि तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अभी राजस्थान की गाड़ी पटरी पर लौटने वाली नहीं है? क्या और ज्यादा आर्थिक संकट गहरा सकता है, या फिर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है, कड़ा कदम उठा सकती है? आज बात इसी मुद्दे पर की कैसे दूर होगी तंगहाली। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आपको यह सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ कहा, ये जरा सुनिए। कोरोना के वक्त में जो लॉकडाउन किया गया, उसके कारण से पूरी तरह अर्थव्यवस्था ठप हो गई। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी रेवेन्यू पूरी तरह 30% पे आ गई। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त में आप सबके सहयोग से किस प्रकार गाड़ी पटरी पर आए, वहां पर वो काम जो हमें करना है, मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन करना, जिससे कि वापिस हम लोग सब नॉर्मल हालत में आ सके। अभी तो सभी लोग दुखी है अर्थव्यवस्था को लेकर। आमदनी रुक गई है, तो आमदनी रुक गई है, खर्चा बढ़ गया। इस दौरान तंगहाली की स्थिति, तो फिर इससे उभरा कैसे जाएगा, या फिर संकट और ज्यादा गहराने वाला है? इस दौरान क्या केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच सामंजस्य नहीं और इस वजह से भी ये तंगहाली बढ़ती जा रही है? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता जो कि खुद में सीए हैं, सुरेश गर्ग साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी, साथ प्रियंका जाबक भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश कोठारी जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, 55% अगर घाटा है तो फिर मान लिया जाए कि खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं, क्योंकि जो फिर पैसा आ रहा होगा वो तनख्वाह देने में निकल रहा होगा, फिर प्रदेश चलेगा कैसे? विजेंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि जहां आमदनी, आपने कहा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मैं कहना चाहता हूं कि आमदनी जीरो और रुपया खर्चा वैसे के वैसा बना हुआ है, क्योंकि कोई भी सरकार जब जब अर्थ से समझौता करा है और आर्थिक नीतियों के साथ खिलवाड़ करा है, वो देश अल्टीमेटली बहुत गहरे संकट में फंसा है। आपने एक बात कही कि 13,000 करोड़ रुपया कोरोना से पर खर्च हुआ है। निश्चित रूप से ये एक मानवीय विपदा थी, इसमें करना भी चाहिए था, पर सवाल ये उठता है कि उससे निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए सरकार जो कार्य कर रही है, मैं ये महसूस करता हूं कि इन कार्यों से न तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ पाएगी और न ही अर्थ वापस सरकार के पास में आ पाएगा। हम बड़े खुश होते हैं कि हमने मनरेगा में लाखों लोगों को रोजगार दिया। वो किस श्रेणी का रोजगार, वो भी देख लिया जाए आप, और उस रोजगार से वो किस तरह का प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है, उससे वैल्यू एडिशन अर्थव्यवस्था में 0% है करीब करीब। और जब वो पैसा वैसा ही है, या तो नालियों में पैसा बहा दीजिए, या मनरेगा के अंदर जो रोजगार दिया है आपने उसमें पैसा दे दीजिए। मैं इस बात को बहुत कैटेगरी कह रहा हूं कि आप बिल्कुल रोजगार दीजिए, पर वो रोजगार प्रोडक्टिव पर्पज का होना चाहिए। उस रोजगार से किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई न कोई वैल्यू एडिशन होना चाहिए। दूसरी बात, हम सब लोग मानते हैं कि आज अर्थव्यवस्था में किस चीज की कमी है सर? अर्थव्यवस्था में कमी है भरोसे की, विश्वास की। दूसरा, जिसे अक्सर लोग, प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है। अरे डिमांड आएगी कहां से? लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, व्यापारियों के पास काम बचा हुआ नहीं है, मध्यवर्गीय परिवार त्रस्त है, पस्त है। यानी अब होना क्या चाहिए सर?
मैं फिर कहता हूं कि सरकार को घाटे की अर्थव्यवस्था का जुमला छोड़कर वास्तव में घाटे की अर्थव्यवस्था को दिल से अपनाकर पब्लिक यूटिलिटी के काम किए जाएं, जिसमें लोगों को मास एम्प्लॉयमेंट एक साथ जनरेट हो सके। और जिस दिन ये मास एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी सरकार सब कर लेगी, उस दिन से उसे कालांतर में उस मास एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से निश्चित रूप से आपका रेवेन्यू आना शुरू होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि साहब सरकार चाहती है कि अजमेर और दिल्ली वाला जो बाईपास है ये पूरा बन जाए। तब तक बना क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बना? सवाल जो मैं आपसे कहना चाहता हूं विजेंद्र जी, कि जब तक सरकार की सोच के अंदर फाइलों से निकलकर आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता अर्थ ठीक होगा या अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो तीन चीज आपसे कहना चाहता हूं। अभी ये वक्त सरकार को रेवेन्यू देखने का नहीं है, अभी ये वक्त मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है। दूसरा, आपको व्यापारियों में, मध्यवर्गीय परिवार में एक हौसला अफजाई करना होगा, क्योंकि जो सारे प्रोग्राम जो सरकार अभी कर रही है या तो उन लोगों के लिए है जो त्रस्त हैं या उन लोगों के लिए जिनसे फर्क नहीं पड़ता। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम लोग मध्यवर्गीय परिवार कहते हैं, उस पर सरकार का कोई सोच नहीं है। और जब तक इतना बड़ा आबादी का हम छोड़ेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रोजगार जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में अपनी भागीदारी पूर्णतः निभा नहीं पाएगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जाबक जी, मैम 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, उसके बावजूद राजस्थान के हालात ऐसे हैं। सरकार की तरफ से जो बयान है उसके मुताबिक दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो जीएसटी का पैसा है, जो लगभग 36 करोड़ है, वो राजस्थान सरकार को दिया गया। लेकिन 55% रेवेन्यू कम होना, सही कहा राजेश जी ने कि ये जीरो के बराबर ही है। अब इसको कैसे क्रिएट किया जाए? बिल्कुल विजेंद्र जी, राजेश जी ने बिल्कुल सही फरमाया है कि हमें सरकार को अभी रेवेन्यू का छोड़कर मास एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे जो युवा शक्ति है, उनके पास में जो रोज़गार नहीं है, उनको एक ऐसी हमने लानी पड़ेगी चीज़ें कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको मास एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की बिल्कुल आवश्यकता है। और ये अभी हमारे पास बहुत चुनौतीपूर्वक स्थिति है। हमारे पास जो कोरोना काल है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लोगों के व्यवसाय ठप हो गए हैं। जरा बताइए सरकार कैसे रोजगार दी? यही तो समझना चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आए। सरकार की जेब में पैसा है नहीं, यानी कि वो पैसा किसी को कर्ज के तौर पर दे नहीं सकती। बिना कर्ज के व्यापार खड़ा हो नहीं सकता। व्यापार खड़ा नहीं होगा तो रोजगार आएगा नहीं, रोजगार आएगा नहीं तो अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। अभी जैसे विजेंद्र जी, अभी हमारे पास इतना अच्छा है। एक तो मैं राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगी कि कोरोना से हमारा राजस्थान अभी उस पीक पे जो पहुँचा था, उससे बहुत हम नीचे आ गए हैं। हमारी स्थिति महाराष्ट्र, तमिलनाडु और क्या नाम है, दिल्ली जैसी नहीं है, बट हम बहुत अच्छी स्थिति पे हैं। हमारी टेस्टिंग भी अच्छी हुई है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और हमारे पास अभी एग्रीकल्चर, राजस्थान का सबसे बड़ा अगर माना जाए तो एग्रीकल्चर है। और मॉनसून में आ गए हैं हम, मॉनसून वर्षा भी बहुत अच्छी होने लग रही है। तो हमें एग्रीकल्चर का जो प्रावधान है, हमारा एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फैसिलिटीज़ देनी है, वो हमें और बढ़ानी चाहिए। हमें हमारे किसानों को और सहायता देनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बूम आ सके। हमारी कृषि मंडियों को हमने बहुत सहायता देनी चाहिए। राजस्थान सरकार को ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जिससे कृषि मंडियाँ हमारी और मजबूत हो सके, और हम और दूसरे स्टेट से बेटर हम टैक्स रेट वगैरह कम करके हम उसको और ज्यादा बेटर कर सके, जिससे हमारे कृषि उद्योग में उद्यमी आ सके। इसको एक बार फिर जीरो से शुरू करते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले राजस्थान सरकार को आरबीआई से ब्याज पे, कम ब्याज पे पैसा मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था होती है। उसके बिना तो मुमकिन ही नहीं। फिर देखिए, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार तो सारे राज्यों को दे रही है, पर केंद्र सरकार का आप ये समझिए, उनके पास और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उनको हेल्थ का देखना है, उनको एग्रीकल्चर का वो दे रही हैं, ऑलरेडी सब्सिडीज दे रही हैं। बट आज हम राजस्थान सरकार अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकती है और रोजगार के ऐसे व्यवसाय के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऐसे पैकेजेस ला सकती हैं, जिससे हमारे युवा शक्ति जो है, जो माइग्रेंट्स आए हैं, उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हम जो एक 1 सिटी 1 जॉब की बात करते हैं, उस चीज को हम आज आगे
आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास एक चुनौतीपूर्वक स्थिति है, पर उसको हम एक गुड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस और मैं उसका आपके हम पास आऊंगा, benefit उठा वापस सकते मैं हैं। आपके पास आऊंगा। राजेश कोठारी जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। सर, मैं इसको ऐसे समझना चाहता हूं, अगर पैसे से पैसा बनाना है तो सरकार को पहले पैसा चाहिए, तभी तो लोगों को पैसा देगी, ताकि वो पैसा बनाए, रोजगार उत्पन्न करे। सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो फिर कहां से सब कुछ होगा? विजेंद्र जी, शायद हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सही सोल्यूशन हम लोग पहुंच पाएंगे। जी। पहली बात हमें समझना चाहिए, सरकार कोई फैक्ट्री नहीं है, सरकार को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कि सरकार कुछ पैदा करे। सरकार दो चीज़ कर सकती है और करना भी चाहिए कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आम जनता है बहुजन सिखाए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर सरकार सबसे पहली बात वहाँ इन्वेस्ट करे। क्योंकि अब सरकार के पास में पैसा नहीं है तो आपको निश्चित रूप से एक निजी सेक्टर को प्राथमिकता देकर जी। एक सहभागिता रोल से निभाना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को चाहिए कि आरबीआई से एक स्पेशल पैकेज वो लिया जाए और उस पैकेज के जरिए जहां डिमांड जनरेट हो सकती है वहां सपोर्ट किया जाए। और मैं आपको इंगित करना चाहूँगा अर्थव्यवस्था के उस पहलू को जिसको बोलते हैं ग्रामीण एवं एग्रीकल्चर व्यवस्था, यानी जो प्रोड्यूस हुआ है किसान का उसको सरकार उठावे, इस सोच के बिना कि वो लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा। क्योंकि अगर उस क्षेत्र को संभाल लिया आपने, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, निश्चित रूप से उसको अपनी उपज का पैसा मिलेगा तो वो पैसा निश्चित रूप से बाजार में वापस आएगा। अभी देखो तीन चीज हो रही है बाजार में। एक, अधिकांश लोगों के पास में जिनकी नौकरी जा चुकी उनके पास में पैसा नहीं है, पर जिनके पास में पैसा है वो भी खर्च करने से डर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल का कोई काल सीमित नहीं है। सो अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सरकार, द गवर्नमेंट हैज टू पंप इन मनी बाय बोरोइंग। अभी तो हालत ये है कि सरकार को पैसा नहीं है, एग्रीड, पर मैं महसूस करना चाहता हूं कि सरकार को वास्तव से बाजार से पैसा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी सरकार ही लोगों की आस्था का केंद्र है। ठीक बात है। और अगर पैसा है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश गर्ग जी, सर सेंटर का रोल हम क्या समझें इस पूरे मामले के अंदर? क्योंकि सेंटर का मतलब सिर्फ एक सरकार नहीं है, पूरा देश है, और देश का मतलब तमाम राज्य है। अगर राज्य लड़खड़ाएंगे तो केंद्र अपने आप लड़खड़ाएगा। बिना सपोर्ट के कैसे काम होगा सर? देखिए सोलंकी जी, केंद्र सरकार हर स्टेट को जरूरत के हिसाब से हेल्प करती है। केंद्र सरकार ने जहां जीएसटी कलेक्शन की बात आती है, 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का मुआवजा है वो राज्य सरकार को दिया है। अभी जून के अंदर ही 36,400 करोड़ रुपए का जीएसटी राज्य सरकार को दिया है। जहां जहां केंद्र सरकार की जरूरत होती है वो केंद्र सरकार हेल्प करती है। अभी हमने ग्रामीण रोजगार योजना चालू की है, उसके अंदर राजस्थान के 25 जिले शामिल किए हैं। जो मजदूर भाई दूसरे स्टेट से यहाँ पे शामिल हुए हैं, दोबारा उनके लिए बताएंगे रोजगार की। मैं कितना करोड़ दिया है राज्य सरकार को? भैया 36,000 करोड़ रुपए में जो इनका हिस्सा है, 36,000 करोड़ या 3600 करोड़? 30,400 करोड़ रुपए पूरे इंडिया में दिया है। सर मैं फिर पूछ रहा हूँ, राजस्थान को कितना दिया? 3600 उसमें करोड़ या राजस्थान 36,000 करोड़? 2400 करोड़ रुपए के लगभग उसमें राजस्थान में दिया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार हर जगह राज्य सरकार को हेल्प कर रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं उदासीनता है। सोलंकी जी, यहाँ पे गर्ग जी आप सीए हैं सर, आप इस मैं यही कैलकुलेशन कह को रहा हूं समझते कि हैं, मैं समझ नहीं पा रहा राज्य हूं। सरकार की उदासीनता है, राज्य सरकार की आप कह रहे उदासीनता हैं देश के अंदर जब 36,000 करोड़ दिया गया, हाँ? और राजस्थान के हिस्से में सिर्फ 2600 करोड़, जो 2600 करोड़ सिर्फ। भैया जो कलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो होगा ना, जो यहाँ का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आज यहाँ पे वेट इतना ज्यादा हो गया तो आपको कलेक्शन नहीं हो पा रहा। पेट्रोल डीजल के अंदर वेट 38% के आसपास का वेट है। 38% वेट होने की वजह से राजस्थान में वेट का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरे स्टेटों से पेट्रोल और डीजल परचेज हो रहा है। सर बीजेपी के दौर में सोए हुए थे सर, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी के दौर में भी यहाँ पर महंगाई था, बीजेपी के दौर में 18% वेट था। सर महंगाई था ना, अन्य राज्यों से महंगा था ना। बीजेपी के दौर में सिर्फ एक स्टेट में महंगा था, आज राजस्थान बॉर्डर के 7 स्टेट में महंगा है। राजस्थान के 7 स्टेट जो दूसरे स्टेट है उनसे ज्यादा राजस्थान के अंदर महंगा पेट्रोल है।
इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है। इसी तरीके से आप देखो स्टाम्प ड्यूटी को जहां 5% 6% हुआ करती थी उसको 8.8% कर दिया। 8.8% स्टाम्प ड्यूटी करने से लोग बाग न प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, न उससे किसी तरीके का राजस्व की वो हो रही है। आप लोन के लिए देखिए, आज बैंकों के अंदर लोन लेने जाते हैं, जहां 0.1% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी वहां 0.28% स्टाम्प ड्यूटी लग गई है, जबकि दूसरे स्टेट के अंदर 500,000 रुपए के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लोन डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की उदासीनता है, राज्य सरकार की नेगलिक्टता है। आप हमारे टाइम पे हमने एमओयू किए थे, वो सब एमओयू कैंसिल कर दिए हैं। क्यों कर दिए? आप लैंड पैसा दो, लैंड दो ना, आप उद्यमी को लैंड दो, वो डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे। लेकिन नहीं, लाल फीताशाही यहाँ पे हावी है। लाल फीताशाही हावी होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी मैं नेशनल की बात करता हूँ, मई महीने के अंदर आपका बेरोजगारी दर 23.48 थी, वो जून के अंदर 10.99 आ चुकी है, यानी कि ग्रोथ बढ़ रही है। जून के अंदर दोबारा बताइए सर, क्या मई महीने के अंदर 23.48 बेरोजगारी दर थी, वो जून के अंदर 10.99% आ गई है बेरोजगारी एक महीने के अंदर आप कह रहे हैं 13% बेरोजगारी दर घट गई है। सीएमआईसी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन, जरा बताइए किस सेक्टर के अंदर रोजगार दिया गया है? भैया सीएमआईसी का मैं बता रहा हूं आपको, सर मुझे बताइए ना किस सेक्टर में रोजगार दिया गया? रोजगार में आप सीएमआईसी के डाटा उठा के देख लीजिए। आप आए ना सर, बताइए ना। कह रहा हूं पीएमआई, आपके पीएमआई के अंदर जो आपका मई महीने के अंदर 23-24 पे आ गया था पीएमआई इंडेक्स, वो आज 44 पे आ गया। 50 से ऊपर पे ग्रोथ आती है, लेकिन 23 से 44 पे आ गया। तो नेशनल का अगर देखा जाए तो नेशनल में ग्रोथ है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, मुझे आंकड़े हजम नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे व्यक्तिगत तौर पर आंकड़े हजम। आप सीएमआईसी की डाटा उठा के देखिए, मैं सीएमआईसी का डाटा बता रहा हूं। राजेश कोठारी जी सर, एक लाइन में जरा कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं जी। नहीं, देखिए हमें सुरेश गर्ग की मजबूरी समझना चाहिए सर। इनको जो नहीं है वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो इनको वो लाइन बोलनी पड़ेगी जो इनके आका तय करते हैं जी। जो ये जिस आंकड़े के जिक्र कर रहे हैं कि जो गिरावट है बेरोजगारी के अंदर, वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है मनरेगा की तरह, वो सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी। हर सारे सरकारों ने जो प्रवासी मजदूरों को जो काम मुहैया कराया है वो मनरेगा के तहत अपने घर की बाउंड्री बनाओ, अपने खेत में काम करो, उससे न तो सोशल ओवरहेड कैपिटल डेवलप होती है न ही सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन इनके आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी घट गई है, सबको रोजगार मिल गया है, वो सही है। हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ गए हैं। सर वापस मैं आपके पास आ रहा हूं मैं वापस आपके पास। आरसी चौधरी जी, जब 55% घाटा रहेगा तो प्रदेश चलेगा कैसे सर? इतना, इससे ज्यादा पैसा तो तनख्वाह देने के लिए चाहिए। विजेंद्र जी, आपको याद होगा कि 1 जुलाई 2017 को आधी रात को संसद खोल के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक देश और एक कर, और इसको अद्भुत अर्थव्यवस्था के अंदर क्रांति बताया था। और उन्होंने राज्य की सरकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष आपका जो टैक्स का जो कलेक्शन है उससे 14% हम बढ़ा के उसको देंगे। लेकिन इसी चैनल पे इसी पे बात हुई थी, उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कह के किस प्रकार से नकारा था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नहीं थकते थे कि जो 1,10,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन होना था वो घट के 40,000 करोड़ पे आ गया। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 36 करोड़ राज्यों को दे दिया, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि 40 करोड़ अगर आपके पास टैक्स कलेक्शन होता है और उसमें से 36 करोड़ दे देते, किस प्रकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आपने वेतन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गलत तथ्य और गलत बातें देश की जनता के सामने रख रहे हैं, ये गुजारिश करना चाहूंगा। दूसरा देखिए मैंने आपको देखिए, अगर आप चाहे तो बोलते रहे, आप बोलने दीजिए। आरसी चौधरी जी बोलिए। इसलिए आज जरूरी ये है तमाम जो देश के चाहे अर्थशास्त्री हों, चाहे देश के जो अर्थ के विशेषज्ञ हों, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई सा भी ऐसा देश बता दे जिसके अंदर सरकारें ना हो। सरकार जहां पे तानाशाही वहां पे भी है, सरकार जहां पे राजशाही वहां पे भी है, लेकिन लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के अंदर, जो अर्थशास्त्री बोलते हैं, जो मीडिया पे आप जैसे जो लोग बोलते हैं और विपक्ष के जो लोग बोलते हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनना चाहती। हमने इनको बार बार कहा
कि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार से जो चुनौती दी गई, उसके समय हमें लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कहां से बढ़ेगा? आप डिमांड जनरेट कर ही नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं अगले 5 महीने तक हम 5 किलो अनाज देंगे और लोगों को जीवन यापन के लिए देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तेल वो कौन देगा? इन्होंने कहा था हमने गैस के सिलेंडर के लिए पैसे दे रहे, इन्होंने दिया 60% दोबारा रिफंड नहीं हुआ, सिर्फ 40%। मुझे ये बताइए, आज मेरा मुद्दा ये नहीं है आरसी चौधरी जी, मेरा मुद्दा ये कि 55% जो राजस्व की कमी आई है इसकी भरपाई कैसे होगी, सीधा ये बता दीजिए। इसका वादा केंद्र की सरकार ने किया था, संवैधानिक वादा किया था, संविधान के अंदर वचन दिया था। आज केंद्र की सरकार वादा नहीं निभा रही। ठीक है, मैं पूरा फैक्ट आपको बता रहा हूं आरसी चौधरी जी, पूरा फैक्ट बता रहा हूं। 4500 करोड़ के आसपास की पैसा है जो जीएसटी से राजस्थान सरकार को मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4500 करोड़ आपको मिल जाएगा तो 55% घाटा कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो आय का उपार्जन का जो तरीका है, क्या बचा था, कौन से टैक्स जो बचे थे, जिससे चीजें हो। इंडस्ट्रीज के जो टैक्स हैं, जितने भी जो टैक्स हैं, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो जीएसटी के दायरे में। उसका प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब देश के अंदर अर्थव्यवस्था का माहौल बनेगा। राजस्थान की इंडस्ट्रीज कैसे, जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कैसे उसका प्रोडक्शन शुरू होगा? तो डिमांड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको राजेश कोठारी जी, सर मुझे कंक्लूड करना है प्रोग्राम को। मुझे सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बिंदु या 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताइए जो राजस्थान सरकार तत्काल उठाए या फिर जिनकी मांग केंद्र से की जाए और केंद्र से अगर पूर्ति होती है तो राजस्थान अपने पैरों पर खड़ा होकर फिर से चलने लगेगा। सर, पहला बिंदु, राजस्थान सरकार को बैक बोरो स्टील करके बहुत सारा पैसा स्पेशल पैकेज के तहत लेकर उसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंपिंग करना होगा ताकि इमीडिएट डिमांड का वहां से जनरेट हो सके। ठीक है। वो पैसा मनरेगा के तहत फ्री में बांटने का नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो वैल्यूएशन कर सके उस पर लगना चाहिए। दूसरा पैसा सरकार को चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बहुत कंफर्टेबल सुविधाजनक बनाए। हमने वैट में दरें बढ़ाकर बहुत बड़ा हासिल नहीं किया, बल्कि डिमांड ही कम हुई है। उसके अंदर वो जो ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई उससे रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आया है। आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो टैक्स रेट को जितना कम कर सके करने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं एक बड़े योगदान और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए? ऐसा क्यों है कि सरकारी कर्मचारियों को एक समय तक सैलरी मिलती रहनी चाहिए, वहीं प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में कटौती होनी चाहिए? ठीक बात, यानी कि राजस्व घाटा अगर है तो फिर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी को भी डिडक्ट कर देना चाहिए आपके हिसाब से। प्रियंका जाबक जी 2 पॉइंट में जो राजस्थान को तत्काल उठाने चाहिए और जो राजेश कोठारी जी से अलग है। देखिए, हम जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की नहीं है, वो राज्य सरकारों की भी वो बन सकती है। आत्मनिर्भर हमें अपने आप बनना पड़ेगा। हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम बढ़ा सकते हैं। राजस्थान में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की हम नई योजनाएं ला सकते हैं, टैक्स रेट कम कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स को जो राजस्थान में आके इन्वेस्ट करें और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स डालें हमारे राजस्थान में। फिर हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है जी, ठीक है। आरसी चौधरी जी, सरकार ने कुछ तो सोचा होगा कि अगर इतना बड़ा घाटा है तो क्यों ना कुछ कठोर कदम उठाया जाए। और राजेश कोठारी जी ने जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, आप सारे प्राइवेट सेक्टर्स को उठा के देखिए, या तो सैलरी डिडक्शन है या फिर जॉब्स गई हैं। जॉब से जाने की बात नहीं, लेकिन अगर एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल कंडीशन है तो राजस्व घाटे को कम करने के लिए कुछ डिडक्शन तो किया जा सकता है। राजेश कोठारी जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा बोरोविंग लेनी चाहिए, कर्ज लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए। राजेश कोठारी जी खुद अर्थशास्त्री और जानते हैं कि राज्य का जो बजट है उसके 3% से अगर उसकी कोई लिमिटेशन देनी है तो केंद्र की सरकार देनी है। हम ये करें कि केंद्र की सरकार नोट की प्रिंटिंग कर सकती है, केंद्र की सरकार PSU से पैसा लेती है, केंद्र की सरकार जो SR का जो पैसा था वो केंद्र की सरकार ने ले लिया। तमाम जो चीजें हैं वो केंद्र के हाथ में, राज्य के हाथ तो बड़े संकुचित कर दिए और केंद्र की तरफ देख रहा है राज्य। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो मनरेगा में आप दे रहे हैं उसको क्रिएटिव में बदलना पड़ेगा। निश्चित रूप से सचिन पायलट जी ने 83% जो जॉब है, 83% जो काम है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके गए। सबसे ज्यादा हमने इंप्लीमेंट की चीजें की। मैं चीज ये सोचता हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर वीकर सेक्शन के पास में जो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, अगर उसको नगद पैसा देंगे तो वो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी डिमांड बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चीज को नहीं मानती, ना ही वो चीज बढ़ाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि लोगों को सिर्फ अन्न दीजिए ताकि वो अपने पेट को पाल सके।
उन्हें अनाज की तेल, आवश्यकता नमक, तो अनाज मिर्ची, ही हल्दी, देंगे ना धनिया, हमें। उनके साबुन, जहाँ बनियान, अनाज की चड्डी, आवश्यकता है, वहाँ ये अनाज नहीं दिया दिलाना जाएगा, चाहता है। जहाँ ये पैसे भारतीय जनता ट्रांसफर पार्टी होने की की सोच है आवश्यकता है, वहाँ और ये पैसे भारतीय जनता ट्रांसफर पार्टी किया ना जाएगा। अर्थशास्त्र लेकिन इनकी सुनना तो चाहती नीति है ना और कि ना किसी और की एक सुनना रुपया चाहती। जाने के बाद भारतीय 85 जनता पैसा पार्टी जेब में सुनती है रखना, मोहन भागवत जी भ्रष्टाचार की, करना, और तो इस मोहन वजह से भागवत ये जी नगद कहते की हैं बातें करते कि हैं। कहीं पे मंदी का दौर हमेशा नहीं है, नगद की बातें क्यों करते इसलिए हैं? क्योंकि उनको नागपुर से जो चीजें आ भ्रष्टाचार को रही बढ़ावा है, देना है। अरे कांग्रेसी अगर आप सीधे विधायक काम खुद से कह रहा पैसे है कि मंत्री भ्रष्ट हैं, कांग्रेसी विधायक खुद बोल रहा है कि राजस्थान के अरे मंत्री भ्रष्ट तुमने हैं। जब ये कहा कांग्रेस कि के विधायक बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ये आपका किसान अखबार सम्मान बोल रहा निधि है। योजना के भैया, अंदर ये पैसे देने की अखबार बात बोल होनी रहा चाहिए, है कि लेकिन कांग्रेसी आप भी विधायक जानते हैं कि भ्रष्ट हैं। कांग्रेस इस कांग्रेसी बात को उठा विधायक रही है, बोल रहा है इससे कि आपको यहाँ नहीं के देना। मंत्री भ्रष्ट हैं। आप विपक्षी बात नहीं जब तुम सुनना चाहते, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दोगे तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और राजस्थान का विकास हो ही नहीं सकता। चलिए आप लोग बोलते रहेगी। रहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद की गई थी कि संजीदगी के साथ बहस को किया जाएगा और दोनों पार्टियां एक होकर ये समझेंगी कि हमारा राजस्थान है, इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन अफसोस एक बार फिर से वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इस बीच आप ये समझिए, अगर 55% घाटा राजस्थान सरकार को हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए बहुत कुछ नहीं है जब तक कि राजस्थान सरकार कठोर कदम ना उठाए, और तंगहाली आसानी से दूर होने वाली नहीं है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।